हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद। उसके बारे में जानेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने जो पिछली क्लासेस ली हैं वो सारी आप कंटिन्यू करते आए होंगे। और मैं एक जो पॉलिटी की सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें हर एक टॉपिक वन डे वन टॉपिक सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसद, पार्लियामेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लासेज है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर कोई भी एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन कर रहा हो वो भी क्लास कर सकता है। ये जो चीज़ें बदलती नहीं है, सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा लेवल होता है, वो डीपली चला जाता है, थोड़ा फैक्ट बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से। तो आप क्लास करने के बाद में ज़रूर बताइएगा कि क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें वो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इसका जो तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसको लिख के, लेकिन मैंने टाइम को मैनेजमेंट और कम टाइम में चीज़ें कैसे कवर करें उनके लिए उनको ध्यान में रख के मैंने अलग टाइप से क्लासेस फॉर्मेट करी है, जिसमें ये रहेगा कि मैंने पीडीएफ के तौर पे सारी चीज़ें मैनेज करके उसी को बना के वो डायरेक्ट वहाँ से पढ़ाऊँगा, ताकि आपका टाइम बच जाए और आप कम टाइम में चीज़ें समझ लें। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में कंप्लीट सीरीज चल रहा हूँ, जो 15 मुश्किल से एक टॉपिक 15-20 मिनट में कवर हो रहा है, यानी पूरा चैप्टर है, जैसे पार्लियामेंट चैप्टर है, आपका 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। जो अगर बाकी टीचर की या फिर जैसे आप क्लास लेने जाओगे तो 3 या 4 घंटे में वो कंप्लीट करवाते हैं क्लास, जो एक स्टूडेंट के लिए, जो सीरियस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो वो यूट्यूब से सर्च करके उस टॉपिक को समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लास देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप सारी क्लासेस कंप्लीट कीजिए एक बार। अगर आपने एक बार पूरी सीरीज़ और पूरी सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में हम PYQ और हम टेस्ट भी करवाएंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप में हम सारी चीज़ें डालेंगे, वहीं पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक को। संसद केंद्र और सरकार का विधायी अंग है, यानी जो संसद है हमारी, ये केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारा संसद का। संसदीय प्रणाली जो हमारी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है जो अपनाने का कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट केंद्रीय स्थान रखती है। यानी जो ये संविधान के भाग 5 में दे रखा है कि आर्टिकल 79 और 122 तक दे रखा है, जो संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रक्रियाओं और उनके विशेष अधिकार और उनके पावर, शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो हम अगला जैसे पढ़ते हैं, इसमें संसद का गठन जो कैसे हुआ, क्या है इसमें, कौन कौन से भाग होते हैं इनका, जो आर्टिकल 79 में दिया गया है। जैसे भारत की संसद के 3 मुख्य अंग हैं, कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा और लोकसभा, यानी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोअर हाउस। ये सारे जो ऑर्गन्स है हमारी संसद के, पार्लियामेंट के। और विश्लेषणात्मक देखते हैं तो राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है, इसके बारे में जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं इस बार के। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन नहीं बैठकों में भाग लेता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब एक्ट बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, सहमति जताता है, तब ही वो कानून बन पाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी जो मंत्रिमंडल है उनको भंग कर सकता है, और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। और इसके अलावा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति जब संसद सत्र में न हो तब, जो आर्टिकल 123 में भी अलग से दे रखा है। पढ़ते हैं हम अगला, जैसे इसकी जो कंपोजिशन ऑफ द हाउस, सदनों की संरचना जो किस प्रकार है हमारी, जिसमें जैसे राज्यसभा की संरचना है वो आर्टिकल 80 में दे रखा है, जो इस प्रकार है कि इसकी जो अधिकतम संख्या है यानी 250 यानी 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व प्लस राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनको मिला के जो टोटल संख्या है हमारी वो है 250। और जो वर्तमान संख्या है वो 245 है। ये जो स्टार्टिंग जो कानून बना था उसके बाद की जो संख्या है, उसके बाद में जो अभी वर्तमान जो लेटेस्ट जो डाटा है वो है कि 245। इसमें 225 है जो राज्यों से है और 8 यूटी से है और 12 जो मनोनीत है। इसके अलावा जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो राज्य के प्रतिनिधित्व जो संबंधित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उसके अलावा जो इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसके अनुसार एकल संक्रमणीय पद यानी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट द्वारा होता है इसमें। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के द्वारा चूज करते हैं उन क्षेत्र से विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों को, जो इसमें से 12 व्यक्ति होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। लोकसभा की संरचना जो है आर्टिकल 81 में दे रखा है कि अधिकतम संख्या जो 550 है, जो 530 राज्यों से होगी और 20 है जो केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इसका जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 द्वारा ये इसके द्वारा आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया, जो कि ये पहले होता था कि एंग्लो इंडियन से 2 सदस्य 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था। उसके बाद में अभी मनोनयन करना उनको समाप्त कर दिया है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया था।
इसके अलावा जो वर्तमान संख्या है 543 जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो इनकी चुनाव प्रणाली इस प्रकार है: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, आर्टिकल 326 के आधार पर प्रत्येक चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से होता है इनका। जो मतदान की आयु 61वें अमेंडमेंट द्वारा 1988 द्वारा इनको 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। यानी जो मतदान करने की जो पहले एज हुआ करती थी, जो 1988 से पहले, वो हुआ करती थी 21, जो अभी घटा के 88 के बाद में, यानी 1988 के बाद में इनको 18 कर दी गई है। यानी जो 18 वर्ष का जो होगा वो इलेक्ट कर सकता है, यानी वोट कर सकता है। इसके अलावा देखते हैं हम सदनों की अवधि, जो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज, यानी जो इसका राज्यसभा है, जो परमानेंट हाउस बोलते हैं जिसको। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है, यानी राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता है। और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यानी जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि इसके जो सदस्य होते हैं वो 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त होते हैं, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्यों को मौका मिलता है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय नहीं किया था, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपी एक्ट है, जो 1951 के आधार पर संसद ने इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया है। यानी अभी जो मेंबर है, इनका जो कार्यकाल है जो 6 वर्ष है, जो निर्धारित किया गया है। लोकसभा, इसके बारे में देखते हैं। ये सामान्य कार्यकाल अपने पहले सत्र की बैठक से 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष पूरे होने पर स्वतः भंग हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपातकाल का प्रभाव, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया तो तब आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हैं। इस दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यानी जो 5 साल है उसको बढ़ा के 1 साल, तो 6 साल हो जाता है। ये आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, और उसके बाद में इलेक्शन करवाना पड़ता है। संसद की सदस्यता, जो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जो इस प्रकार इनके जो क्वालिफिकेशन है, जो आर्टिकल 84 में दे रखा है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे कि पहले वाले चीज़ों में क्लासों में मैंने बताया आपको कि जो प्रेसिडेंट हो गया हमारा, और वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और पीएम हो गया, इन सभी को भी यही है। जैसे कि तो वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट है, उनमें जैसे ये मामला है कि वो भारत का नागरिक हो, और उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो, और आयु है जो 30 वर्ष लोकसभा के लिए और 25 वर्ष है जो राज्यसभा के लिए। नहीं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। यानी राज्यसभा के लिए आपकी है तो 30 वर्ष है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। हालांकि राष्ट्रपति के मामले में, यानी प्रेसिडेंट के लिए जो योग्यता चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके लिए भी जो है वो 35 साल पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा जो आरपी एक्ट है 1951 के अनुसार राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना चाहिए, जो 2003 के बाद राज्यसभा के लिए किसी भी राज्य के मतदाता होना अनिवार्य है, यानी होना प्राप्त है। इसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो आर्टिकल 102 और आरपी एक्ट जो 1951 के अकॉर्डिंग, इस बारे में देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है यदि वो केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, या फिर जो विकृत, यानी न्यायालय ने ऐसी कोई घोषणा की हो, या फिर वो दिवालिया हो जाए, या फिर भारत का नागरिक नहीं रह जाता। यानी जैसे अगर वो फॉरेन किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ मतलब उसकी वहाँ देश की नागरिक ले लेता है, तो यहाँ पे वो मतलब वो उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। निर्णय कौन करता है? ये इस मामलों में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह प्राप्त कर अंतिम निर्णय लेता है। यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो इलेक्शन कमीशन से, वो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, और उसके बाद में जो निर्णय करते हैं, अंतिम निर्णय वही लेते हैं, जो आर्टिकल 103 में दे रखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल के आधार पर अयोग्य है, ये जो 10वीं अनुसूची में दे रखा है। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देते हैं, या टिकट पर वो चुना गया था, यदि वह अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, मतदान से अनुपस्थित रहता है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य है जो चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 मंथ के अंदर समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसके अनुसार जो इनके जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके उधर पर उसकी अयोग्यता घोषित की जाएगी। मेंस के अकॉर्डिंग पॉइंट है कुछ, जैसे दल बदल पर निर्णय का अधिकार किसका होता है, जिसमें जैसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी, यानी जो स्पीकर है वो लेते हैं। इनके द्वारा जो स्पीकर है, मतलब जो स्पीकर या चेयरमैन द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग स्पीकर, या जैसे हमारा जो स्पीकर है ओम बिरला जी, तो वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं या उस पर फैसला ले सकते हैं, और राष्ट्रपति इस मामले में कोई नहीं करता इनमें इंटरफेयर। इसकी हो तो होलो सेल केस, यानी ये 1992 में हुआ था कि हो तो होलो हन केस, जो अपने आप में थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पर्पज़ के लिए। ये 1992 में होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक परीक्षा के अधीन है, जो जुडिकल रिव्यू के अधीन होता है। और संसद के पीठासीन अधिकारी प्राइसाइडिंग ऑफिसर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे लोकसभा स्पीकर है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव जो इसका अध्यक्ष का चुनाव है, जो लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच में ही किसी का किया जाता है। जो चुनाव की जो तारीख है वो हमारे प्रेसिडेंट है वो निर्धारित करते हैं। इनके कुछ पावर है और इनके जो कार्य है इसके बारे में जानते हैं। सदन की कार्यवाही का संचालन, व्यवस्थाएं बनाए रखना, और इसके अलावा जैसे सदन के भीतर भारत के संविधान के, लोकसभा के प्रक्रियाओं के नियमों का
अंतिम व्याख्याकार यानी फाइनल इंटरप्रेटर जो इसके बारे में ये काम करते हैं, नियमों का रूल जो फॉलो करते हैं। कोरम के आधार पे सदन को स्थगित करना, कोरम सदन की कुल संख्या 1/10 होती है और जो निर्णायक मत है यानी कास्टिंग वोट है वो पहली बार में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन बराबर मत होने पर वो निर्णायक मत करते हैं। यानी जैसे हमारे स्पीकर हैं वो क्या करते हैं, जैसे दोनों पार्टी या जो संसद में उनका वोट है हो जाते हैं और अगर जैसे बराबर हो जाते हैं तो उस मामले में ही वो अपना निर्णायक मत करते हैं, यानी किसी भी को भी कर सकते हैं, अपना निजी विचार है उनके। और अगर जैसे पहले से ही 51% हो गया यहाँ पे और इस प्रकार 50% हो गए तो मत नहीं करते हैं वो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में दे रखी है, यानी अध्यक्षता स्पीकर करता है। और धन विधेयक का प्रमाणन, इसके बारे में देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में जैसे मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, ये अध्यक्ष करता है। यानी ये आप इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना कहीं भी। धन विधेयक के प्रमाणन के बारे में बार जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर कि अंतिम निर्णय किसका होता है, तो उसमें जैसे प्रेसिडेंट दे दिया ऑप्शन और होम मिनिस्टर दे दिया या फिर जैसे पीएम दे दिया या फिर वीपी दे दिया या फिर अपना स्पीकर देते हैं। तो आपको स्पीकर ही मानना है, क्योंकि इसका जो धन विधेयक है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय स्पीकर करते हैं। इसका निर्णय किसी न्यायालय में सुनौती नहीं दी जा सकती, जो आर्टिकल 110 में दे रखा है। दल बदल विरोधी जो कानून है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे भारत के। राज्यसभा का पदेन सभापति जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे राज्यसभा का सभापति होते हैं, वो जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, उससे लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियाँ प्राप्त होती है, सिवाय दो के, यानी वे धन विधेयक तय नहीं कर सकते हैं और वे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी लोकसभा के अतिरिक्त अध्यक्ष के समान शक्तियाँ प्राप्त है, यानी वीपी को, जो वाइस प्रेसिडेंट और जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको, लेकिन दो शक्तियाँ हैं वो उनको प्राप्त नहीं है, जैसे कि धन विधेयक तय करने की और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की। यानी जो राज्यसभा के सभापति हैं वो संयुक्त बैठक नहीं कर सकते और न ही वो धन विधेयक को तय कर सकते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। प्रोटेम स्पीकर, यानी स्पीकर प्रोटेम, जो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले जैसे अपने पद खाली नहीं करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति एक अस्थायी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। जैसे कि सामान्यतः ये वरिष्ठ सदस्य होता है, इसमें मुख्य कार्य इनका होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है इनका और नए अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करना होता है, कि जब तक स्पीकर का जो है इलेक्शन ना हो जाए तो वो इनका चुनाव का संचालन करते हैं। संसद के सत्र जो संसदीय प्रक्रिया यानी सेशन एंड डिवाइसेज, इसके बारे में देखते हैं। सत्रावसान जो और विघटन जो करते हैं वो जैसे सत्र बुलाना हो, राष्ट्रपति समय से संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ की अधिक नहीं हो सकती, यानी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य है। स्थगन, ये केवल एक बैठक के कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए निलंबित करता है, यानी पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, यानी स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है कि बैठक को स्थगित कर दिया या फिर कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दिया। जैसे कभी कभार देखने को मिलता है हमें न्यूज़ में, या फिर जैसे जो पार्लियामेंट या जो संसद में हंगामा हो जाता है या फिर कुछ बिल पास हो रहा तो एक दूसरी पार्टी को आरोप प्रत्यारोप होता है, इसमें क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब कई बार ऐसे झड़प वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें स्थगित कर देते हैं। स्पीकर साहब क्या करते हैं, उसको कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिन के लिए स्थगित कर देते हैं। सत्रावसान, ये एक सत्र है को समाप्त करता है, ये सत्र को समाप्त करता है और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी इसे बिल लैप्स नहीं होते हैं, लेकिन लंबित नोटिस लैप्स हो जाते हैं, यानी बहुत टाइम बाद जो नोटिस है वो लंबे समय तक रहते हैं तो वो अपने आप में खत्म हो जाते हैं, यानी लैप्स हो जाते हैं। विघटन, ये केवल लोकसभा का होता है, यानी लोकसभा का ही विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का नहीं। ये वर्तमान लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है और आम चुनाव होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नोट, जो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक बिल विघटन पर व्यापक लैप्स हो जाते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी लोकसभा में जो लंबित सभी विधेयक है वो लैप्स हो जाएंगे जो अगर विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। अभी हम देखते हैं संसदीय प्रक्रिया के साधन, यानी इसके बारे में देखते हैं। जैसे प्रश्नकाल होता है वो कब होता है और इसके बारे में जानते हैं हम। जैसे कि संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, इसमें सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और जिसमें जैसे तारांकित होता है, अतारांकित होता है, अल्प सूचना प्रश्न होता है। जैसे तारांकित होता है वो मौखिक उत्तर देते हैं जिनका और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, और अतारांकित होता है जो लिखित उत्तर में होता है और पूरक प्रश्न नहीं होते हैं ये। इसके अलावा अल्प सूचना, यानी 10 दिन से कम के नोटिस पर मौखिक जो उत्तर दिया जाता है इसके बारे में। शून्यकाल जो है, जीरो हॉर, ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ये प्रक्रिया के नियमों में उल्लेखित नहीं है, लेकिन भारतीय नवाचार 1962 से शुरू होता है, ये शुरू हुआ था। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामलों में प्रश्न पूछ सकते हैं या मामला उठा सकते हैं शून्यकाल में। अविश्वास प्रस्ताव, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, आर्टिकल 75 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। यानी अविश्वास प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ये पेश करने के लिए आपको 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और यदि वो पारित हो जाता है तो वो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है इसके मामले में। निंदा प्रस्ताव, इसमें किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ उनकी विशिष्ट नीतियों के लिए लाया जाता है।
यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद इसको इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं होता इस मामले में, ओनली फॉर ये निंदा प्रस्ताव है, इसके बारे में किसी फैसले के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ हो सकता है। स्थगन प्रस्ताव, इसके बारे में देखते हैं। अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है इसमें, और राज्यसभा को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यानी स्थगन प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा इसके बारे में उपयोग नहीं करता है, ओनली फॉर लोकसभा करता है। अगला है हमारा संसद की विधायी प्रक्रिया, यानी जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, साधारण विधेयक। इसे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये 3 चरणों से गुजरता है। ये दूसरा सदन इसे अस्वीकार कर दे या 6 महीनों से अधिक समय तक रोके रखें, यानी तो गतिरोध उत्पन्न हो जाती है इसमें। और इसकी जो संयुक्त बैठक है, आर्टिकल 108 में दे रखा है कि गतिरोध सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और निर्णय साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से होता है। चूँकि लोकसभा की संख्या अधिक है तो इसलिए सामान्य लोकसभा की सही हावी होती है, ये मान सकते हैं। धन विधेयक जो मनी बिल है, जो आर्टिकल 110 में दे रखा है। कोई भी बिल धन विधेयक तब होता है जब उसमें केवल टैक्स यानी सरकारी उधारी या भारतीय संचित निधि से धन निकाले जमा करने से जुड़े प्रावधान हो। इसकी विशेष प्रक्रिया है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यानी जो धन विधेयक है हमारा, जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में, यानी लोकसभा में पेश किया जा सकता, राज्यसभा में नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना आपको, इसे केवल एक मंत्री पेश कर सकता है, यानी ये प्राइवेट बिल नहीं है। इसको केवल एक मंत्री यानी सरकार का जो मैन होता है वही इसको पेश करते हैं, जैसे वित्त मंत्री पेश करते हैं हमेशा। लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को इसे अधिकतम 14 दिन के भीतर ही वापस करना होता है। इनकी टाइम पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है। राज्यसभा इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है, ये केवल सिफारिश दे सकती है। यानी राज्यसभा के पास बहुत कम यानी सीमित जो अधिकार होते हैं इस मामले में कि वो अस्वीकार नहीं कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है, केवल वो सिफारिश दे सकती है और इसको मानना लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। और अगला है वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल, वो मनी बिल था और ये फाइनेंशियल बिल है जो आर्टिकल 117 यानी 117 में दे रखा है। इसमें याद रखना, यानी धन विधेयक था वो 110 में और ये है जो है अपना 117 में। श्रेणी 1 ये आर्टिकल 117(1) में, जिसमें आर्टिकल 110 के कुछ विषय और अन्य सामान्य कानून शामिल होते हैं इनमें, जैसे केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व समिति से पेश किया जाता है ये भी। लेकिन पारित करने की जो प्रक्रिया है ये साधारण विधेयक जैसी होती है। राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है। यानी आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राज्यसभा है जो अपना जो वित्त विधेयक है इसको अस्वीकार कर सकती है, और जो धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं था। श्रेणी 2 है जो आर्टिकल 117(3) में दे रखा है कि संचित निधि से व्यय में शामिल होता है लेकिन कर नहीं। यह पूरी तरह से एक साधारण विधेयक की तरह ही व्यवहार करता है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक यानी आर्टिकल 368। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि संविधान संशोधन विधेयक कौन से आर्टिकल से किया जा सकता है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। असहमत होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संसद में बजट इन पार्लियामेंट आर्टिकल 112 112 में, और ये आपको ध्यान रखना है। जो मनी बिल था हमारा वो था 110 में, और जो बजट है हमारा वो है 112 में, और हमारा जो वित्तीय बिल है वो है हमारा 117 में। ये याद रखना आपको। अगला हम पढ़ते हैं जो बजट के बारे में कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसको 6 चरणों से गुजरना होता है, यानी 6 पार्ट से। बजट की प्रस्तुति है वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर करते हैं। आम चर्चा यानी जनरल डिस्कशन है जो दोनों सदनों में, इसमें से कोई मतदान नहीं होता है, और विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है इसमें। और संसद 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित होती है, संसद है जो। और 24 विभागीय स्थायी समितियाँ यानी 24 जो स्थायी समितियाँ हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती है जो मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विस्तार से जांच करती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स के अकॉर्डिंग। अनुदान मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, और यहीं पर कटौती प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, जैसे कट मोशन है या पॉलिसी इकोनॉमिक्स या टोकन कट, ये सब लोकसभा में लाए जाते हैं। विनियोग विधेयक ये जो है आर्टिकल 114 में दिया गया है। इसका पारित होना, संचित निधि के 1 रुपया भी बिना इस कानून के नहीं निकाला जा सकता। यानी विनियोग जो विधेयक है आर्टिकल 114, इसके जो अनुमति के बिना यानी इस कानून के बिना आप 1 रुपये भी संचित निधि से नहीं निकाल सकते। तो संसद इसको जैसे कानून लाते हैं इसके बारे में संचित निधि से, और विनियोग विधेयक फिर उसके बाद में संचित निधि से जो पैसे है या बजट जो भी उसके हिसाब से काम होता है। वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल होता है, यानी इसका पारित होना बजट के कर यानी प्रस्तावों को कानूनी रूप देने के लिए इसको पारित किया जाता है। अगला है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ यानी स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, जो केवल राज्यसभा के पास ही है। इसमें जैसे कुछ शक्तियाँ जो राज्यसभा और लोकसभा के पास जो सामान्य दोनों के पास होती है, लेकिन कुछ स्पेशल जो पावर होती है वो राज्यसभा के पास अपनी अलग है। जैसे कि किसी राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए, यानी किसी भी राज्य सूची पर कानून बनाने की जो आर्टिकल 249 में दे रखा है, यदि राज्यसभा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत
ये प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्र हित में राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये प्रस्ताव एक वर्ष के लिए वैध होता है। दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवाएं, यानी आर्टिकल 312 में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे तो संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस के अंदर और राज्यों के लिए सम्मिलित, यानी जैसे यूपीएससी है ये अखिल भारतीय सेवा में आती है। इसी प्रकार जैसे राज्य सेवाओं में जैसे मान के चलो कि यूपीपीसीएस हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या फिर जैसे एमपीपीसीएस हो गया। तो इसी प्रकार जैसे राज्य सेवा होती है, जैसे जिसको उनको जैसे एक या दो स्टेट, यानी 2 स्टेट को मिला के वो जॉइंट पब्लिक सर्विस भी बना सकती है। तो उस पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा है जो लिखित रूप में देगी संसद को, लोकसभा को, और वो इसके ऊपर कानून बनाएगी। ये स्पेशल पावर होती है राज्यसभा के लिए। कुछ यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जानते हैं। एनालिटिकल जो विश्लेषण है इसके बारे में, ये जो कुछ दिया हुआ है इसमें बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे संसद के पतन यानी अवमूल्यन के कारण, यानी डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। हाल ही के वर्षों में भारतीय संसद की प्रभावशीलता में गिरावट आई है, जिससे मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जिस प्रकार है कि बैठकों के दिनों में कमी, यानी 1950 के दशक में लोकसभा साल में औसतन 130 दिन बैठती थी, अब घटकर 60-70 दिन मुश्किल से हो गए। और जो विधेयकों की नीति पर भी प्राप्त बहस नहीं हो पाती है, इनका स्थगित हो जाती है बार बार। अगला है जैसे गिलेटिन का अत्यधिक प्रयोग, यानी बजट सत्र के अंत में बिना चर्चा के ही कई मंत्रालयों के अनुदान मांगों को सीधे वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, जिसे गिलेटिन कहते हैं। ये वित्तीय जवाबदेही को खत्म करता है। जैसे अगर जैसे अपोजिशन होता है इस पर क्वेश्चन उठाती है या फिर इसके ऊपर सीधा ही वोटिंग कर दी जाती है, तो फिर ये गिलेटिन बोली जाती है। इसमें इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। संसदीय समितियों की उपेक्षा की जाती है, यानी हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो खासकर 16वीं और 17वीं लोकसभा में, यानी बहुत कम विधेयकों की जांच के लिए स्थायी समितियां के पास भेजा गया था। यानी 2009 से 14 में 71% की तुलना में 2019 से 24 में केवल 16%, यानी बहुत कम उपेक्षा की गई है। अध्यादेश का राज, इसके बारे में देखा जाए तो सरकार द्वारा संसद की बहस से बचने के लिए आर्टिकल 123 का अत्यधिक अनुचित उपयोग किया जाना है। जैसे दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का दुष्प्रभाव, यानी जो भी प्रणाली है, सांसदों को पार्टी का लाइन का गुलाम बना दिया गया, जैसे कि सांसद अपनी अंतरात्मा का क्षत्रिय हितों के आधार पर स्वतंत्र रूप से वोट या बहस नहीं कर सकते हैं। इसके अगला जैसे व्यवधान और हंगामे, विपक्ष द्वारा बार बार बेल में आना या फिर कार्यवाही रोकना, जिससे 0 हॉर या क्वेश्चन हॉर का समय बर्बाद होता है। संसदीय नियंत्रण, यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एक्सिक्यूटिव, यानी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रख पाती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि प्रश्नकाल और शून्यकाल, मंत्रियों से सीधे जवाब मांगकर और प्रस्ताव पारित कर, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, इसके माध्यम से भी रख सकती है। और वित्तीय नियंत्रण, बिना संसद की मंजूरी के सरकार न तो टैक्स लगा सकती है, न ही पैसे खर्च कर सकती है, और न ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच कर सकती है। इसके अलावा जैसे समितियों के माध्यम से भी, जैसे प्रकलन समिति है, लोक लेखा उपक्रम समिति है, और वित्तीय विभागों की कुछ सरकारों का ऑडिट करती हैं, और इनके माध्यम से भी कर सकती हैं। अगला है जैसे हम देखते हैं प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है, वह केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन कर सकती है लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर सकती। अनुदान मांगों पर मतदान करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। तो इसके ऑप्शन है जो केवल 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। तो जो आंसर है वो बी, यानी 1 और 3, 1 और 3 है जो सही है, और 2 है जो गलत है। गलत क्यों है इसके बारे में देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, इसीलिए गलत है। केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुदानों की मांग पर मतदान केवल लोकसभा का विशेष अधिकार है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी लागू होता है। यदि कोई साधारण विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो राज्यसभा में लंबित हो है तो लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाता है, व्यापगत हो जाना लैप्स हो जाता है। कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 और 1 और 2, और न तो 1 और न 2। तो बी इसका जो राइट आंसर है। बी क्या है देखते हैं। यदि कोई साधारण विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा में लंबित है, तो वो लोकसभा के विघटन पर ये लैप्स हो जाता है, यानी ये सही आंसर। बाकी गलत है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक 368 और धन विधेयक आर्टिकल 110 यानी 110 के मामले में संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 कोई प्रावधान नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि बिल जो है लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है, तो वो अपने लोकसभा के भंग होने पर लैप्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जबकि ये न्यूज़ में सबसे ज़्यादा रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। जो एंटी डिफेक्शन रोके, एक मनोनीत सदस्य यदि 6 महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस कानून के तहत पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, यानी कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो आंसर है वो डी जो सही आंसर है। कथन 1 गलत है और न तो 1 और न 2, यानी दोनों गलत हो गए इसमें। तो और मनोनीत सदस्य यदि 6 मंथ की समाप्ति के बाद शामिल होता है तो वह जो अयोग्य होता है, यानी 6 महीने के भीतर उसे शामिल होने की छूट होती है। कथन 2 गलत है क्योंकि की हो तो होलो कैसे हो, मैंने ऊपर समझाया था आपको। इसके अनुसार स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि कुछ मेंस के लिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस यानी आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है। इसको आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, यानी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो मैंने आंसर जो मास्टर फ्रेमवर्क बता रखा है, ये इसको आपको उसके बाद में देखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसकी जो कंप्लीट जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा ग्रुप में, और वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा के क्लास के साथ में आप हार्ड कॉपी रख सकते हैं, और साथ में आप अंडरलाइन करते चलिए, और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें उसको आप साइड में छोटी नोटबुक रख सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं। बाकी अगर पार्लियामेंट से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। बाकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सारी कवर करवा दी है, और बहुत ज़्यादा आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस PDF में कंप्लीट मैंने अच्छे से आपको समझाया है, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई हो। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे जो चैनल पे उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, और थैंक यू।